जी, जी। जी। मैं सोलंकी सर से जानना चाहूँगा अभी विस्तार से। आपने एक 29 कानूनों के नाम बताए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें पहले क्या प्रावधान थे? क्या बदलाव किए गए और उसका अभी तक क्या असर हुआ है और भविष्य में उसका क्या असर मज़दूरों पर होगा? ये जो 29 श्रम कानून निष्प्रभावी किए हैं, जी। इसमें मैं मुख्यतः 5 कानूनों का आपको थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट 1979 जो एक्ट है, ये इसमें ये प्रोविजन था कि 5 या 5 से अधिक वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नियोजित होते हैं, तो जिस स्टेट से वो जाते हैं वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिस स्टेट में वो नियोजित होंगे, काम करेंगे, वहां पे उनका जो नियोजक है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनका लाइसेंस लेगा। तो जी। इसमें 5 या 5 से अधिक वर्कर पर ये एक्ट प्रभावशील था। इसमें ये प्रोविजन था कि अगर वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं ठेकेदार या एम्प्लॉयर, तो उनको आने जाने का किराया देना होगा। जाने का किराया तो वो दे ही देगा, लेकिन वापसी का किराया उसके बैंक अकाउंट में जमा करके पासबुक उसको देगा, ताकि जी। कोई विषम परिस्थिति निर्मित होती है तो उसके खाते में से वो पैसा निकाल के अपना वापसी का किराया ले ले। जी। दूसरा, इसमें प्रोविजन था कि वर्कर को डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की पात्रता थी। मान लो बिहार का वर्कर बॉम्बे में गया, अब बिहार में अगर उसको 500 रुपया रोज की मजदूरी है, और अगर बॉम्बे में गया तो उसका प्लेस डिस्प्लेस हुआ, तो उसकी समस्याएं बढ़ी, महंगाई पड़ी, मकान की जरूरत हुई, खाने पीने की। तो डिस्प्लेसमेंट व्यवस्थापन एक प्लेस से दूसरे स्थान पे गया तो उसको 1.5 गुना वेतन की पात्रता होगी, ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन जी। प्रोविजन था। दूसरा, उसको चिकित्सा भत्ता की पात्रता थी, और उसमें लाइसेंस की, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे। इसी एक्ट में हिमाचल प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर का केस है कि माइग्रेंट लेबर एक्ट का एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो मान्यवर पीएन भगवती साहब उस समय 84 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधिपति थे, और उनके पास ये गया तो उन्होंने भी ये कड़ाई से निर्देश भारत सरकार को दिया था कि ये माइग्रेंट लेबर एक्ट है 1979, इसको प्रभावी रूप से इसका प्रवर्तन, प्रभावी रूप से इसका इन्फोर्समेंट किया जाए। लेकिन पिछला लॉकडाउन के दौरान जो हमने माइग्रेंट लेबर लोगों का आंखों देखा हाल देखा, अगर सरकार उसको उस एक्ट का प्रभावी प्रवर्तन करती, और प्रवर्तन का मतलब ये कि इंस्पेक्शन समय समय पे जांच पड़ताल इंस्पेक्शन होता, तो पता लगता कि एक स्टेट में दूसरे स्टेट के कितने वर्कर हैं, उसके आंकड़े होते, और आंकड़ों के आधार पर ये संख्या पता लगती गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि किस स्टेट में कितने माइग्रेट वर्कर हैं, और उनकी सुविधा, उनकी जो सेफ गार्ड है उसका पालन होता। लेकिन लॉकडाउन में जब पलायन किया तो गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई आंकड़े और ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े, ना उस अधिनियम का कोई पालन किया स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, जो निर्देश था, उसको भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया। उस 1984 का डिसीजन था कि इसका प्रभावी प्रवर्तन होना चाहिए इस एक्ट का, लेकिन उसका भी कोई गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से करोड़ों मजदूरों को, अभी काले साहब ने कहा लाखों, लाखों नहीं करोड़ों मजदूरों के साथ, ये माइग्रेंट वर्कर के साथ ये अमानवीय व्यवहार हुआ। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े होते गवर्नमेंट के पास,
जी कि किस स्टेट में कितने माइग्रेंट वर्कर है, प्रवासी वर्कर मजदूर है। हैं। तो उसमें नंबर 1, जब लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लगा तो मजदूरों ने ये सोचा, वर्कर ने, कि ठीक है 1 सप्ताह का है तो हम देख लेंगे, इतना तो 1 सप्ताह का उनके पास व्यवस्था रहती है। जब जी 31 मार्च को फिर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया तो उन्होंने अपने आसपास पड़ोस से उधार लेके काम चलाया। लेकिन जब 14 अप्रैल को फिर अगला लॉकडाउन घोषित किया 30 अप्रैल 2020 तक, तब जी फिर उनमें बेचैनी बढ़ गई। एक तो वर्कर लोगों में ये भय पैदा हुआ, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए कि बहुत ज्यादा महामारी है, बहुत ज्यादा, अब हम जीवित भी नहीं रहेंगे तो जैसे भी हो चलो। दूसरा, जी उनके पास पैसा नहीं। तो 31 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष खत्म हो गया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो प्रवासी मजदूरों का बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत उनको पात्रता थी कि बोनस का भुगतान होना चाहिए। 1 बिल्कुल। अप्रैल को 31 मार्च के बाद ड्यू हो गया उनका बोनस भुगतान। अगर जी किसी वर्कर की मान लो वेतन 10,000 है तो 10,000 का मतलब उनका बोनस 1 महीने की सैलरी 10,000। अब 10,000 वो नियोजकों के पास रह गया, वो नहीं दिलवाया, ना तो गवर्नमेंट ने दिया और ना ही नियोजक लोगों ने दिया। दूसरा, मान लो किसी वर्कर की 5 साल की सेवा अवधि थी तो 5 साल में ग्रेच्युटी की पात्रता होती है। तो 5 साल, इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई वर्कर छोड़कर जाता है तो उसको 24 घंटे में फुल एंड फाइनल उसका पेमेंट होना चाहिए। नियोजक के लिए कंडीशन है, ये शर्त है कि उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट 48 घंटे में होना चाहिए। तो उसको 5 साल की भी अगर हम सेवा अवधि मान ले, वैसे तो 10 साल क्या होगा, 20 साल क्या होगा, 15 साल, क्योंकि जी इसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो सरकार के पास आंकड़े नहीं है। पर अगर हम मिनिमम 5 साल भी मान लेते हैं तो 5 साल का मतलब 2.5 महीने की ग्रेच्युटी की पात्रता। अगर 10,000 वेतन भी है तो 25,000 रुपए उस वर्कर का ग्रेच्युटी का पैसा मालिक के पास रह गया, बकाया है। 10,000 रुपया बोनस का। इसी प्रकार से वर्कर को 1 साल में 17 अर्जित अवकाश या पीएल की पात्रता होती है। जी अगर वो वर्कर पीएल नहीं लेता है, अर्जित अवकाश नहीं लेता, तो वो साल के आखिरी में उसका पैसा इनकेस करवा सकता है। और अगर हर साल नहीं करवाता है तो उसका कैरी फॉरवर्ड लीव होती है। 5 साल बाद अगर वो मान लो जाता है तो उसको 85 दिन की छुट्टी की पात्रता होती। 85 डेज 85। मतलब 3 महीना लगभग। तो जी 3 महीने का अगर वेतन 10 या 30,000 रुपया, तो 65,000 रुपया प्रति श्रमिक मालिकों के पास बाकी रह गया। अगर 65,000 रुपया का पेमेंट उस लॉकडाउन में एम्प्लॉयर वर्कर को कर देता तो कामले साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 65,000 अगर उस वर्कर के पास होता तो क्या वो जान जोखिम में डालकर पैदल 1,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जाता? बिल्कुल नहीं है। तो ये इसमें प्रोविजन, तो एक वर्कर का एक एम्प्लॉयर के पास 65,000 वर्क राशि बकाया रह गई। तो वो भी 10,000 की सैलरी पकड़ के बाद बिहार में जब चुनाव था विधानसभा का तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया कि बिहार में अदर स्टेट से 7 लाख माइग्रेंट वर्कर आए। जी सॉरी, 21 लाख वर्कर आए। और हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा है कि वहां पे 3 लाख वर्कर आए। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है 7,13,000 माइग्रेंट वर्कर आए। तो ये लगभग 30 लाख वर्कर 3 स्टेट के होते हैं। अगर 30 लाख गुणित 65,000 हम जोड़ते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 1 खरब 50 अरब
के लगभग ये राशि होती है, केवल 30 लाख वर्कर का 65,000 के। तो भारत सरकार ये बोलती है कि हमने 8 करोड़ मजदूरों को ट्रेन से और बस से उनके क्योंकि होम टाउन राज्य में भेजा, हाँ जी, राज्यों में भेज दिया जी, पहुंच दिया गया। और अगर सरकार ऐसा बोलती है कि 8 करोड़ भेजा, तो अगर 8 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ भी अगर वर्कर को रहे, तो क्या 65,000 5 साल की सेवा अवधि के 65,000 रुपए के मान से 1 करोड़ का आप उसका कैलकुलेशन करो, वो अरबों खरबों में जाएगा। अगर ये अरबों खरबों का जो पैसा मजदूरों को मिल जाता, तो वो पैदल चलने को बाध्य होते गर्मी में भूखे प्यासे। इसका दुष्परिणाम ये भी हुआ कि जितना कोरोना से माइग्रेंट वर्कर नहीं मरे, उससे ज्यादा एक्सीडेंट में भूख से और सुसाइड करके वो लोग मर गए। आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के ही आंकड़े हैं। क्या आंकड़े हैं कि करीब 28,000 दुर्घटनाएं हुई, 85,000 दुर्घटनाएं हुई मजदूरों के साथ ही 2 महीने में लॉकडाउन के दौरान, और 21,000 उसमें मजदूरों की जान गई। ये आंकड़े बहुत कम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये माइग्रेंट लेबर एक्ट, इसका दुष्प्रभाव, तो उन्होंने उसको डिस्प्लेसमेंट की अलाउंस की पात्रता थी वो खत्म कर दी। जो 5 या 5 से अधिक वर्कर अगर जाते हैं, 5 वर्कर हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं माइग्रेंट लेबर एक्ट के, तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बाध्यता, उसमें 90 रुपये पर हेड सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, आने जाने का किराया होगा, उसका स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। तो ये इसमें ये था। अब इन्होंने इसको खत्म कर दिया, 5 या 5 से अधिक। अब 50 या 50 से अधिक वर्कर अगर एक जाते हैं तो वही लाइसेंस लेने के लिए बाध्य होंगे 50 से। तो ये बहुत बड़ा इकट्ठा जाते हैं तो 50 वर्कर, 50 से ज्यादा वर्कर अगर इकट्ठा कोई लेकर जा रहा है तो ही ये लागू है। 50 से नीचे पहले अगर 5 पे था, पहले 5 पे था, जी, अब उन्होंने कर दिया 50 पे जी। तो ये बड़ी संख्या है। लोग 49 मजदूरी ले जाएंगे, और अगर 50 भी ले जाएंगे तो अपने रोल पर रजिस्टर में वो 49 49 ही शो करेंगे जी। 100 भी ले जाते हैं, 200 भी ले जाएंगे तो वो 100 करेंगे 49। मैंने लेबर डिपार्टमेंट में 30 साल 8 महीने 12 दिन सेवा की, और जो 500 वर्कर थे तो उनके रोल पे 100 वर्कर ही चलते थे, बाकी अनरोल्ड होते थे और वो 100 नहीं करते थे। बड़े बड़े एम्प्लॉयर लोग, बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग। तो अब ये कानून में उनको सुविधा दे दी, उन 50 तक छूट दे दी, तो वो तो अब 500 भी होगा तो 49 ही लिखेंगे। जी बिल्कुल। इसी प्रकार से दूसरा एक जो महत्वपूर्ण एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 जी। इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ये था कि 20 या 20 से अधिक वर्कर कोई ठेकेदार के माध्यम से नियोजित करता है तो उसको लाइसेंस लेना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिस उद्योग में वो काम करेंगे उस उद्योग के मालिक को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लेबर डिपार्टमेंट में। और रजिस्ट्रेशन में वो शो करेगा कि ठेकेदार का नाम, उसका पूरा स्थायी पता, टेम्परेरी एड्रेस, वर्क नंबर ऑफ वर्कर, कब से कब तक काम चलेगा और वर्क प्लेस कहाँ होगा, ये सारा डिटेल देगा। और उसके आधार पे वो फॉर्म 5 जारी करेगा। उस आधार पे लेबर डिपार्टमेंट से फिर ठेकेदार 20 वर्कर अगर हैं तो उसमें 200 रुपया पर हेड सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा बैंक चालान से, और वो लाइसेंस लेगा। तो उसमें पूरा उसका मोबाइल नंबर आएगा, घर का पता आएगा, आधार कार्ड आएगा, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस आएगा, कॉन्ट्रैक्टर का, एम्प्लॉयर का जो एग्रीमेंट हुआ वो भी फोटो, वो एग्रीमेंट अपलोड होगा, तब जाके लाइसेंस जारी होता था। अब उन्होंने उसको भी 50 या 50 से अधिक वर्कर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत ठेकेदार लाइसेंस लेने के लिए बाध्य होगा। अगर कोई ठेकेदार इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के किसी भी सेक्शन का, रूल्स का अगर वो वायलेशन करता तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता। क्यों होता कि मान लो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर
बॉम्बे का है और कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली का है, दिल्ली का कॉन्ट्रैक्टर चला गया दिल्ली। अब वर्कर कहाँ उसको ढूंढने जाएगा? इसलिए एक्ट में प्रोविजन है, अगर कॉन्ट्रैक्टर वायलेशन करता है और वो पूर्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब सभी एक्ट में उन्होंने ये कर दिया है कि अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी समाप्त कर दी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कहीं भी नाम दर्ज नहीं होगा, उसके विरुद्ध कोई भी पंजीबद्ध नहीं होगा। ठेकेदार या कारखाना के प्रबंधक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होगा। अब कारखाना का प्रबंधक 2 साल 6 महीने बाद नौकरी छोड़ के चला गया तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेस करना मुश्किल होगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी एज ए एक्ट कानूनन फ्री कर दिया उसको। इसका मतलब मजदूरों को कुछ मिलना नहीं है। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन था कि सीजनल वर्क ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे दिया जाएगा। परमानेंट नेचर का अर्थात स्थायी प्रकृति का काम ठेका पे नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी आप देखते होंगे सुरक्षा का काम सीजनल वर्क है कि परमानेंट नेचर का काम है? परमानेंट नेचर का काम है, लेकिन सिक्योरिटी सर्विसों को ठेके पे दे दिया है। ये इस एक्ट का उल्लंघन होता था। दूसरा, इसमें हाउसकीपिंग के काम, हाउसकीपिंग के काम भी तो परमानेंट काम है। हाँ, साफ सफाई का काम परमानेंट नेचर का है, सुरक्षा का काम परमानेंट काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम परमानेंट नेचर का काम है। बिल्कुल। तो सभी काम वो ठेके पे दे रहे थे। तो इस संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 का उल्लंघन होता था और लेबर डिपार्टमेंट के लोग उनके ऊपर उस उल्लंघन बाबत प्रोसिक्यूशन दायर करते थे, कोर्ट में खड़ा होना पड़ता था एम्प्लॉयर को। दूसरा, इसमें यह कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जितने वर्कर है उससे ज्यादा ठेका कामगार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के 2-4 वर्कर हैं और 1000 वर्कर ठेका श्रमिक जी। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो भी ठेका पे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वो भी आउटसोर्स से हैं, वो भी सब जगह ठेका पद्धति कर दी। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का ये बहुत बड़ा वायलेशन होता था। सोलंकी सर, आपके माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के चक्कर हैं जी, वो जिस पॉइंट पे काम करते हैं उसी पॉइंट पे वैसा ही काम अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर करता है तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के परमानेंट वर्कर का वेज है, वेतन है, उतना ही उसको पात्रता देना होगी। पड़ता। इससे 3 मुख्य बातें थी। एक, जैसा समान वेतन। दूसरा, स्थायी प्रकृति का काम ही ठेके पे नहीं दिया जा सकता, वो परमानेंट या कंपनी का ही काम करेगा। दूसरा, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के वर्कर से ठेका श्रमिक नहीं अधिक हो सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए जानते पूछते इस कानून को निष्प्रभावी किया गया जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कानून है ट्रेड यूनियन एक्ट। इस ट्रेड यूनियन एक्ट में अगर आप इसका अध्ययन करो तो इसमें स्पष्ट ये है कि ट्रेड यूनियन अपने सामूहिक हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए सामूहिक सौदेबाजी, बार्गेनिंग कर सकती है। मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट में वर्कर को बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी का भी वैधानिक अधिकार दिया है जी। दूसरा, इसमें यह था कि ट्रेड 10% वर्कर या 100 जो भी कम हो, इतनी सदस्यता होती तो किसी भी यूनिट में ट्रेड यूनियन का गठन किया जा सकता। जी बिल्कुल। और जो एक कारखाने में मान लो 4 ट्रेड यूनियन है, इंटक भी है, एटक भी है, C2 भी है, BMS भी है, और जिसके पास सबसे ज्यादा सदस्यता होगी वो मान्यता प्राप्त यूनियन होगी। पहले ऐसा था, अब उन्होंने ये कर दिया कि जिसके पास 51%
सदस्यता होगी वर्कर की, वही यूनियन मान्यता प्राप्त होगी। अब अगर मान लो किसी के पास भी 51% नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्होंने वार्ताकारी परिषद का गठन नियोजक को करने का बोला। तो ये जो ट्रेड यूनियन और उनके सदस्यों का अधिकार था, वो अब मालिकों को प्रतिस्थापित कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। अब मालिक चाहेगा उसको वो वार्ताकारी परिषद में सम्मिलित करेगा। दूसरा ट्रेड यूनियन एक्ट में ये था कि ट्रेड यूनियन वर्कर लोगों के मुद्दे उठाती और किसी के कोई ज्वलंत मुद्दे हैं तो वो मैनेजमेंट को 14 दिन पहले नोटिस देता है कि 14 दिन के भीतर हमारे ये मुद्दे हैं, इनका समाधान करने की पहल किया जाए। अब उन्होंने उसमें परिवर्तन करके ये कर दिया कि 14 दिन पहले नहीं, 60 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। स्ट्राइक पे जाने के 60 दिन पहले देना होगा। अब 60 दिन इतना लंबा पीरियड है कि उस समय हमारे यूनियन के लोगों को वो मैनेजमेंट तोड़फोड़ कर सकता, प्रलोभन दे सकता, खरीद फरोख्त कर सकता, या फिर डराया धमकाया जा सकता है, उनको डराया धमकाया जा सकता है। और 60 दिन बाद का किसने क्या देखा, क्या परिस्थिति बनती है, तो ये बड़ा लंबा टाइम उनके पूंजीपतियों के हित के लिए ये किया। दूसरा, ट्रेड यूनियन में ये प्रोविजन भी उन्होंने किया है कि अब पहले भी जेबी संगठन एम्प्लॉयर लोग रखते थे, अपने जेबी संगठन अपने फेवर के यूनियन लगाते थे। अब जो तटस्थ यूनियन है, मजदूरों के हित में यूनियन है, उनको बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करने का करना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा जो महत्वपूर्ण एक्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर को उन्होंने निष्प्रभावी कर दिया है। दूसरा, न्यूनतम वेतन अधिनियम में ये प्रोविजन था कि बेसिक प्लस डीए इज इक्वल टू सैलरी या वेज या वेतन। बेसिक प्लस डीए इज इक्वल टू वेज, उसको वेतन माना गया। अब उसमें बेसिक तो फिक्स होता है, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मजदूरों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, उस 6 माह में कितनी महंगाई बढ़ी उस सूचकांक के आधार पे, ये अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक शिमला है, उसके आधार पे ये 6 महीने में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता इंक्रीज होता है वर्कर का। तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उस आधार पे वो महंगाई भत्ता बढ़ता है। और बेसिक जब महंगाई भत्ता से ज्यादा, बेसिक से ज्यादा महंगाई भत्ता हो गया तो फिर उस महंगाई भत्ता को और बेसिक को इंक्लूड कर देते थे और महंगाई भत्ता 0, और फिर वहां से उस 6 माही से फिर उसको महंगाई भत्ता शुरू होता था। जिस दिन बेसिक और महंगाई भत्ता बराबर हो जाता था तो दोनों को जोड़ देते थे, वो बेसिक हो जाता था, और फिर 0 महंगाई भत्ता होता था। फिर 6 माही में क्या महंगाई भत्ती 5%, तो फिर 5% महंगाई भत्ता उसको, ये इसका एक नियम है। तो अब उन्होंने इसमें यह कर दिया कि महंगाई भत्ता और बेसिक इसमें अलग अलग था, ये दोनों को वेतन माना जाता था। अब उन्होंने अलाउंसेस को भी इसमें जोड़ दिया, हाउस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है और अदर अलाउंसेस, वाशिंग बेसिक कम रखा है, अलाउंस को ज्यादा रखा है, तो इसमें अलाउंस उन्होंने बढ़ा दिया। और जब वो इनको ग्रेजुइटी का पेमेंट करेगा, बोनस का पेमेंट करेगा, तो उसमें बेसिक माना जाएगा। तो ये सादा। दूसरा, न्यूनतम वेतन अधिनियम में ये प्रोविजन था कि वर्कर है, मिनिमम एक भी वर्कर है तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 प्रभावशील था। अब न्यूनतम वेतन में एक भी अगर वर्कर है तो उसका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है, पेमेंट उसको मेंटेन करना है, ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर उसने
वो साप्ताहिक अवकाश का उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, उसको हाजिरी कार्ड देना है, वेतन पर्ची देना है। अगर उसको ने एडवांस मांग लिया तो एडवांस पंजी रखना है, एडवांस किस तारीख को दिया, कितना दिया, और इस तरह के ये सारे के सारे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत जो रेट है कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल का डिस्प्ले वर्क प्लेस पे डिस्प्ले करना पड़ता था कि प्रतिदिन, और वो भी स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले करना पड़ता था। ये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 18 के अंतर्गत ये सारे प्रोविजन थे। छुट्टी का दिन क्या होगा, वेतन भुगतान का दिन क्या होगा, समय क्या होगा और स्थान क्या होगा। अगर इनका उल्लंघन होता तो उसके विरुद्ध सीजेएम के यहाँ प्रोसिक्यूट होता, और जितना उल्लंघन हुआ तो उसका अर्थदंड होता। कुछ प्रकरणों में न्यूनतम वेतन के अलावा भी समान पारिश्रमिक अधिनियम है, बाल श्रमिक अधिनियम है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट है, इनके उल्लंघन बाबत एम्प्लॉयर को कारावास का भी प्रोविजन था, तो कारावास भी हो सकती थी। तो अब इसमें ये कर दिया कि एम्प्लॉयर को किसी भी परिस्थिति में कारावास नहीं होगा जी। और प्रथम अपराध में उसको प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा कोर्ट में। वो समझौता अधिकारी या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाएगा और उसको वो निवेदन करेगा कि साहब मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे को तो यही समझौता शुल्क जमा कर लो, कंपाउंडिंग कर दो। तो वो बैंक चालान से कंपाउंडिंग राशि जमा कर देगा और चालान की कॉपी अधिकारी को दे देगा। तो ये उसको छूट दे दी है। और अगर दूसरा अपराध करता है, ऐसी परिस्थिति में ही एक ये कि उसका प्रोसिक्यूशन होगा, उसमें भी कारावास का प्रोविजन खत्म कर दिया, उसमें अर्थदंड ही होगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिद्धांत बनाया उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभान्वित करने का, इजी बिजनेस इज डूइंग। इजी बिजनेस इज डूइंग मतलब व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, पूंजीपतियों को काम करने में किसी प्रकार की रुकावट या असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए सारा का सारा लेबर लॉ का सत्यानाश किया गया है। कामले साहब, मैं एक और यहाँ महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो लेबर एक्ट का जो मामला है और लेबर से जो मामला है, ये त्रिपक्षीय मामला है। इसमें मालिक होता है, मजदूर होता है, और एक तीसरा पक्ष इसमें और महत्वपूर्ण होता है, वो मध्य प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट। वो किसी भी स्टेट का हो, लेबर डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। इस एक्ट का ये प्रोविजन था कि वर्कर तो कोई कानून पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो कानून को क्या जाने, तो कानून को बताने के लिए इसमें लेबर डिपार्टमेंट को रखा है जी। और लेबर डिपार्टमेंट उसको मालिक को भी कानून की परिधि और कानून की जानकारी देगा और वर्कर लोगों को भी कानून की जानकारी देगा। तो इसमें दो पक्ष नहीं होते हैं, हर जगह दो पक्ष होते हैं। एक जगह पुलिस होती है, दूसरा अपराधी पक्ष होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है और इनकम टैक्स देने वाली पार्टी होती है। सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स देने वाली पार्टी होती है। हर जगह दो पक्ष है। लेकिन ये जो लेबर लॉ है, यही इसमें एक विशेष चीज है कि इसमें एक मालिक और मजदूर के साथ साथ इसमें लेबर डिपार्टमेंट और वो रखा गया है। वो इसलिए कि वो वर्कर लोगों का संरक्षक और इन कानूनों का कड़ाई से वो पालन करे जी। इसलिए ये दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि लेबर लॉ सारी की सारी गाइडलाइन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है जी। उदाहरण के लिए पहले 14 साल का बाल श्रमिक माना जाता था, लेकिन अब नई गाइडलाइन आई है कि अब 14 साल का बाल श्रमिक नहीं, अब 18 साल तक का भी बाल श्रमिक होगा। तो ये जो गाइडलाइन आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की
क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विंग है। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए है कि जो भी आपके दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ये सब चीज होने के बाद भी मजदूरों के अहित में ये 29 श्रम कानूनों को निष्प्रभावी किया गया है। जी जी। अब ये जो 29 कानून निष्प्रभावी किए हैं, अभी ये भी अस्पष्ट है। इसका अध्ययन अगर हम बारीकी से करते हैं तो ये इतनी बड़ी मार्केट में इलाहाबाद के कोई लायर हैं श्रीवास्तव, उन्होंने ये प्रकाशित कर दी है। इतनी बड़ी ये जो पुस्तक है, इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हर जगह लिखा है कि इसमें क्या होगा। तो उसमें एक लाइन आती है कि उपयुक्त सरकार इसमें नियम बनाएगी, वैसा होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसको उपयुक्त सरकार माना है। तो इस पढ़ने से इसमें समझ में कुछ भी नहीं आता, एक दूसरे के विरोधाभासी ये सब चीजें हैं उसमें। दूसरा महत्वपूर्ण जो नुकसान होगा वर्कर लोगों का, अभी इस एक्ट के अंतर्गत लेबर कोर्ट हुआ करते थे, लगभग हर जिले में लेबर कोर्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने वो लेबर कोर्ट समाप्त कर दिए हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं और 27 लेबर कोर्ट। इसका मतलब एवरेज 2 जिलों में एक लेबर कोर्ट हुआ करता था। अब उन्होंने 27 लेबर कोर्ट समाप्त करके 50 जिलों में केवल 5 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो 1 अप्रैल से रिकॉर्ड उधर लेबर कोर्ट के ट्रांसफर होने का शुरू हो गया। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, ये 5 जो कमिश्नरी है, वहां पे उन्होंने वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित करने की इस एक्ट में व्यवस्था की है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रखी है कि उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होंगे वो हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होंगे, और दूसरा जो उसका मेंबर होगा वो सीनियर आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का उसका प्रशासनिक अधिकारी होगा। अब 5 हाई कोर्ट जज, अब हाई कोर्ट में बहुत सारे हाई कोर्ट में जज नहीं है, खाली पड़े हैं। तो हाई कोर्ट में जज नहीं है, ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जज कहां से मिलेगी। तो 5 अगर मान लो बेंच उन्होंने ट्रिब्यूनल खोले तो वहां पे 3 ही होंगे, तो 3 तो खाली है, तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज। तो जो 1 महीने में पैसे लगती थी तो वो 15 दिन वहां बैठेगा, 15 दिन भोपाल में बैठेगा। तो फिर जो 1 महीने में पैसे लगती थी वो 6 महीने में लगी थी। तो मजदूरों के जो न्याय, त्वरित न्याय की जो संकल्पना है, अगर त्वरित न्याय नहीं मिला तो वो भी एक अन्याय है। तो इसलिए ये सिद्धांत है, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी, खासकर ये लोक अदालत का जो कांसेप्ट दिया माननीय पीएन भगवती के, त्वरित न्याय मिलना चाहिए तो लोक अदालत होना चाहिए और इससे त्वरित न्याय मिलेगा। लेकिन ये त्वरित न्याय, अब न्याय मिलने की संभावना भी नगण्य हो गई है। जी बिल्कुल। तो ये लेबर कोर्ट खत्म कर दिए गए हैं। दूसरा ये था कि पहले ये इसमें ये अपना उद्योग बंद करना, नियोजक सरकार को विधिवत रूप से आवेदन करेगा, उद्योग बंद करने की अनुमति देगा कि भाई उद्योग क्यों बंद करना चाहते हो, क्या कारण है, क्या कच्चा माल की आपूर्ति नहीं है, क्या बना हुआ पक्का माल की मार्केटिंग नहीं है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई आपका प्राकृतिक प्रकोप है। ऐसी स्थिति में वो कमेटी जांच ताल करती, और अगर वो उचित होता
उसकी समग्र रूप से जांच पड़ताल की उचित होता तो ही गवर्नमेंट उसको बंद करने की अनुमति देती, और वो शर्त रखती कि ये जो 100 मजदूर है इनके जितने भी ड्यूज हैं, क्लेम है, दावे हैं, स्वत्व है, इनका आप भुगतान करो, तब हम आपको इसको बंद करने की अनुमति देंगे। अब ये नया श्रम संहिता में उन्होंने ये प्रोविजन किया है कि जहां 300 वर्कर हैं, सुशील जी, 300 वर्कर तक की अनुमति के वो बंद कर सकता। केवल 60 दिन पहले एक सूचना देगा कि राज्य सरकार को कि मैं इस उद्योग को चलाने में सक्षम नहीं हूं और मैं बंद करता हूं। केवल सूचना देगा, अनुमति की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, 300 ऐसे ही ज्यादा जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है उसमें 300 से कम ही 100 से कम ही वर्कर होते हैं। छोटी छोटी इकाइयां हैं, घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो तो 100 से कम है, 300 से कम है। तो उन उद्योगों को अब वो बंद करने का मन मर्जी से बंद कर देगा, तो उनके ड्यूज की भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी बहुत सारी जटिलताएं हैं। इससे मजदूरों के भविष्य के ऊपर बहुत ज्यादा घातक दुष्परिणाम होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 से लेकर 46 तक भारत वो श्रम मंत्री है, और संघर्ष से उन्होंने ये लेबर लॉ मजदूरों के हित में उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था, अंग्रेजों के पास उनको प्रस्तुत किया था, उनको समझाया था, संतुष्ट होने के बाद उनको लागू करवाया था, उनको बड़े अच्छे तरीके से। तो इससे क्या परिणाम हुआ, जो मजदूर थे, जो वर्कर थे उस समय 1942 के बाद मजदूर थे, वो खासकर महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे सूत मिल थी, सूत मिल, कपड़ा मिल, उसमें बड़े पैमाने पे मजदूर हुआ करते थे। मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर थे। स्पिनिंग मिल हुआ करती थी। तो उन मिलों में मजदूरों को इन लेबर लॉ की वजह से बहुत ज्यादा सेफ कार्ड मिला। साप्ताहिक अवकाश की पात्रता हुई, अर्जित अवकाश की पात्रता हुई, सोलंकी सर, हेलो, काले सर, दूर थे। इन कानूनों की वजह से वो मालिक हो गए, उन्होंने छोटे छोटे अपने उद्योग स्थापित कर लिए। अपने बच्चों को मजदूरों ने उन कानूनों की सेफगार्ड की वजह से बच्चों को अपने पढ़ाया, और उस काल में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाए। और कई सारे मजदूरों ने तो 2-2, 4-4 एकड़ जमीन भी खरीद ली, और उस बाद में वो मिल बंद हो गई तो वो अपनी जमीन पे स्थायी रूप से बस गया और उस पे मकान बना लिया, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया स्कूल में। तो आज उनके लड़के डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, और उनको अब खत्म कर दिया। तो जो मालिक हैं, उन मालिकों को वापिस वो मजदूर बनाने में ये उधर जाएगा, मालिक से मजदूर बनेंगे। क्योंकि जो आप देख रहे हो, किसान विरोधी 3 कानून बनाए हैं, तो अब इससे किसान तो खत्म होगा, वो किसान मजदूर हो जाएगा, और मजदूर हो जाएगा तो उसका पहले ही उनके सत्यानाश का ये उन्होंने 29 कानूनों को खत्म कर दिया है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में इन श्रम कानूनों के माध्यम से मजदूरों का कितना सत्यानाश होगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनका इंक्रीमेंट नहीं है, उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इस हिसाब से आप कल्पना कर सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉ एक सेफगार्ड दिया, संवैधानिक अधिकार दिया, और उनकी पहली प्राथमिकता कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 और 24 और 38, 43 और 45 ये मुख्य रूप से दिया
23 में उन्होंने लिखा, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, कि वर्कर का कहीं भी बलात् श्रम, बाउंडेड वर्कर नहीं होगा और उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी। आर्टिकल 24 में 14 साल तक के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित होगा जी। आर्टिकल 38 में वर्कर की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनको प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक होगा, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी निश्चित होगी। तो ये उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। आर्टिकल 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी, उसमें बाबा साहब ने ये स्पष्ट लिखा है कि मजदूर को इतनी मजदूरी मिलना चाहिए, इतनी न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए कि उसका, मजदूर का और मजदूर के परिवार का भरण पोषण, जीवन निर्वाह हो जाए। इसलिए उसको न्यूनतम वेतन अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट और जीवन निर्वाह मजदूरी भी कहा गया है। ऐसा ही आर्टिकल 45 में भी प्रोविजन है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। तो क्या आज भारत में 14 साल तक के बच्चे सभी जगह क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? KG 1 का भी बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो मिनिमम उसकी 500 रुपया मासिक वेतन है। तो निःशुल्क शिक्षा का कहाँ प्रोविजन हुआ? संविधान को मान रहे ये लोग। तो ये सारा का सारा संवैधानिक होने के बाद, मौलिक अधिकार होने के बाद भी ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलजुल के किसानों का और मजदूरों का सत्यानाश किया है। अब ये जो मुद्दा है कि इतने 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अगर इसका मुद्दा किसान के हित में हमने ये 4 संहिता बनाई तो बीजेपी इसका प्रचार नहीं कर रही, और कांग्रेस या विपक्षी अन्य पार्टियां भी उस मुद्दे को नहीं उठाई कि तुमने 29 श्रम कानूनों को निष्प्रभावी कर दिया। ना विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस मुख्य रूप से इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ये लेबर लॉ के मुद्दे पे बिल्कुल चिड़ी चुप है। किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। जी, यही सवाल मैं कुमार काले जी से भी पूछना चाहता हूँ। जैसे काले सर, सोलंकी सर ने जो बात उठाई है कि 5 राज्यों के चुनाव में अगर ये कानून सही है, अगर श्रम कानूनों में बदलाव और कृषि कानूनों में सुधार की जो बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, अगर ये बात सही है तो उसको आधार बनाकर ये जो कैंपेनिंग अभी हुआ है 5 राज्यों के चुनाव में, उसमें बीजेपी ये मुद्दा उठाकर वोट मांगती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? संकेत, देखिए, इसमें सरकार को इन मुद्दों के आधार पर वोट मांगने के लिए किसी भी तरीके से, चाहे किसान हो या मजदूर हो, उनके सामने जाने के लिए उसके पास कोई, हम जिसको कहते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक, उसके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि वो किसान और मजदूरों के नाम पर वोट मांगे। जी। मगर सरकार इन कानूनों को इतना ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी लागू क्यों कर रही है, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उसको किसानों के या मजदूरों के वोटों का डर नहीं है? जी, डर तो होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में यही वो मजदूर है, यही वो किसान है जिनके पास सबसे ज्यादा वोट है, और इनके वोटों के बगैर कोई भी सरकार नहीं बन सकती। तो ये डर जो है, ये डर क्यों नहीं है? इसके 2 कारण हैं। किसान और मजदूरों के पास वोट का अधिकार है। 18 साल की उम्र के बाद वो मजदूर बने या किसान बने, वो बाद में होगा, मगर वोटर तो पहले बनता है। जी। मगर किसान और मजदूरों के पास में वोटों के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती है, और वो सारा का सारा पैसा जो है वो पूंजीपतियों के पास। जी। इसलिए किसान हो या मजदूर हो, इनके विरोध में ये कानून बनाए जा रहे, तो ये कानून पूंजीपतियों के हितों के लिए बनाए जा रहे।
क्योंकि यही पूंजीपति जो है इसमें पैसा लगा रहे। आज 5 राज्यों में करोड़ों रुपया का पैसा जो है बीजेपी के द्वारा चुनाव में लगाया जा रहा है। लाखों करोड़ों की रैलियां की जा रही है, डिजिटल कैंपेन चलाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा इसमें लगाया जा रहा है और सारा का सारा पैसा कारपोरेट हाउसेस के द्वारा लगाया जा रहा है और उसी के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब हमें ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई भी मतलब मजदूरों के हिसाब से अगर हम बात करें तो मजदूरों का पूंजीपति या कारपोरेट या कैपिटलिस्ट लोग दूसरे नंबर पर शोषण करते हैं। मजदूरों का पहले नंबर का अगर कोई शोषक है जो उनका शोषण करता है तो वो है उनकी मतों से या उनके वोटों से चुने गए सरकार। जिस पार्टी को उन्होंने वोट डाला और उसकी सरकार बनवाई, वही सरकार जो है किसानों का, मजदूरों का पहला शोषण करती है। पूंजीपति तो बाद में करता, क्योंकि पूंजीपतियों के समर्थन में ये सारे कानून बनाए जाते हैं। या जो दूसरी बात है कि जो पहले से ही जो कानून बने हुए हैं वो पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर लागू ही नहीं किए जाते जी। अभी सरकार जो है इन कानूनों को क्यों कर रही है, सोलंकी साहब ने विस्तार से बात बताई, मगर ये कानून क्यों बनाए जा रहे तो उसके पीछे 2 बड़े लॉजिक दिए जा रहे। एक तो पहला जो तर्क दिया जा रहा है कि हम श्रम कानूनों में संशोधन क्यों कर रहे। अभी 10 से ज्यादा ऐसे राज्यों ने अपने अपने राज्यों के श्रम कानूनों में संशोधन किए जी। भारत में जो लेबर जो है या लेबर लॉ जो है ये कंकरेंट लिस्ट में शामिल है स्टेट और सेंटर की जी। तो लगभग अलग अलग स्टेट के 100 लेबर कोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 के करीब कुछ कोड है, कुल मिलाकर ऐसे 140 के करीब जो है लेबर कोड है। उसमें से अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्यों के लेबर कोड को चेंज करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजे। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, बड़े बड़े ऐसे स्टेट है, तमिलनाडु है, ऐसे अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने अपने श्रम कानूनों में संशोधन करने के प्रपोजल भेजे। 3 फरवरी को बजट का सेशन जब चल रहा था तो आपने सुना होगा कि जो लेबर मिनिस्टर जो है संतोष गंगवार के द्वारा लोकसभा में इस बात की मतलब जो है एक सफाई दी गई कि अलग अलग राज्यों के द्वारा हमारे पास श्रम कानूनों के संशोधन के प्रस्ताव आए, मगर अभी तक हमने उसमें किसी प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं है। उसमें एक बात, बड़ी बात जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा जो की गई है उसमें एक बात है कि काम के जो घंटे, फैक्ट्री एक्ट जो है, इस फैक्ट्री एक्ट में एक कंडीशन ये थी, एक सिक्योरिटी थी लेबर के लिए कि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी फैक्ट्री का मालिक उससे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता जी। वो 8 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा और अपनी मर्जी से करेगा तो जितना ज्यादा समय काम करेगा उसका ओवर टाइम उस फैक्ट्री के मालिक को देना होगा जी। अब राज्य सरकारों के द्वारा ये जो 8 घंटे का जो समय का जो एक शिफ्ट का जो काम है उसको बढ़ाकर 12 घंटे करने की बात कही जा रही है और उसके लिए उन्होंने अपने राज्यों से प्रस्ताव भेजे। अभी 17 मार्च को दोबारा राज्यसभा में दोबारा केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा इस बात को दोबारा कहा गया कि हमने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों का स्वीकार नहीं किया, ना ही हमने ऐसी कोई बात चलाई है कि जो काम के घंटे जो है 8 घंटे से 12 घंटे किए जाए। किसान आंदोलन से पहले ही बीजेपी के हाथ जले हुए हैं, उन कानूनों को लेकर वो बहुत पहले से मतलब 4 महीने ज्यादा हो गया वो आंदोलन चल रहा है। इस वजह से लेबर लॉज को लेकर वो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ में, जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इस वजह से बीजेपी इन मामलों को ठंडे बस्ते में डालकर करना चाहती है। मगर ये कानून बदलने के लिए जो तर्क उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट रखेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या फॉरेन की जो कंपनियां है भारत के लेबर लॉ स्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ आना नहीं चाहती, उससे इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। अब वही कंपनियां अपने अपने देशों में जहां वो काम करती है वहां के लेबर लॉज को फॉलो करती है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, वहां के लेबर्स को सारे राइट्स देती है, तो वो भारत में भी देने के लिए राजी। मगर यहाँ जो बुलाया जा रहा है वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो जानते कि भारत में लेबर कौन है, ये SC ST BC और माइनॉरिटीज के लोग हैं और इनके हितों के ये कानून।
इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें लेबर लॉस को खत्म करना होगा। अब दूसरा, पैंडेमिक के पीरियड में उन्होंने क्या लॉजिक दिया है कि भाई बड़े पैमाने पर लेबर लोगों का माइग्रेशन हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास काम को करने के लिए लेबर्स की कमी है। जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी, सरकार कहती है कि 8 करोड़ लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी, मगर आपको याद होगा कि कर्नाटका स्टेट से जो लेबर ट्रेन श्रमिक ट्रेन चलने वाली थी, तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने वहां की जो कंस्ट्रक्शन लॉबी जो है, रियल एस्टेट के जो लोग हैं, उनके दबाव में आकर अपने स्टेट से चलने वाली श्रमिक ट्रेनों को कैंसिल करवाया। और कारण क्या बताया था कि अगर ये लेबर हमारे स्टेट से निकल कर चले गए तो हमारी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट जो है ये ठप हो जाएगी, क्योंकि वहां पर काम करने के लिए लेबर नहीं है। यही हाल पूरे देश भर में है, क्योंकि लेबर जो है वो तो माइग्रेट करके लाया जाता है क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। उसकी किसी तरीके से कोई सोशल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो ठेकेदार के पास होती है, ना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास होती। अब उन्होंने ये कहा कि काम की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मगर हमारे पास लेबर नहीं है। पैंडेमिक एक्ट लागू है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। इस वजह से जो मजदूर है उनसे ही हमको ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, तो वो 8 घंटे की शिफ्ट से नहीं हो पाएगा, तो उसे बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए जी। अब उसमें फैक्ट्री एक्ट में या अलग अलग तरीके के जो इंस्पेक्टर्स होते थे वो इंस्पेक्शन करते थे, अब वो इंस्पेक्शन की भी सीमा को बढ़ा दिया गया। अब इससे क्या होगा, फैक्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं होगा तो आज चाइल्ड लेबर काम कर रहा है, वो देखने के लिए इंस्पेक्टर वहां नहीं जाएगा। महिलाएं वहां पर हो रही है तो महिलाओं के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं होगी। उनको प्रॉपर डेली वेजेस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था, किसी तरीके से कोई बात वह फॉलो नहीं की जाए। काम ही लोगों का छीना गया है तो लोग 2 जून की रोटी के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। ऐसे कुछ मामले सामने आए तमिलनाडु में, जो प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुए थे, वहां जब फंसे थे तो वहां जिन लोगों ने उनको काम पर रखा था तो हफ्ते का 250 रुपए उनको दिया जा रहा था। एक हफ्ते की मजदूरी उनको कितनी दी जा रही थी, 250 रुपीज पूरे हफ्ते का उनको दिया जा रहा था, 250 रुपए, और केवल खाने की व्यवस्था की जा रही थी। उसके लिए भी वो लोग काम कर रहे थे क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। 12 करोड़ लोगों के जॉब गए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। और ऐसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन घोषित किया गया, 60 दिन तक सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सुनवाई करने के लिए राजी नहीं रहा। जो सुप्रीम कोर्ट मजदूरों के हितों के लिए बात कहता रहा, उसको भी सड़क पर चलने वाले मजदूरों की बात सुनने के लिए 60 दिन तक लगे। तो ना सरकार ने सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। सरकार के और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पर मजदूर चलते रहे, सड़क पर मरते रहे, और उसी बीच में सरकार ने मजदूरों के पास जो थोड़ी बहुत कुछ जो जमा पूंजी उनको संविधान के द्वारा मिली थी वो भी छीनी जी। अब ये जो बात आपने कही कि भाई सरकार पर इसका असर नहीं क्यों पड़ता, उसका कारण है कि ये चुनाव जो है ये मजदूरों या किसानों की या जो जनता है उसके भरोसे नहीं लड़े जा रहे, ये तो चुनाव ईवीएम के आधार पर लड़े जा रहे। 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम की धांधलियां हो, ईवीएम की बहुत सारी गड़बड़ियां आपके सामने है। बीजेपी के कैंडिडेट्स के गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, वहां का सीसीटीवी फुटेज बंद हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी माल फंक्शनिंग, माल प्रैक्टिसेस जो है ईवीएम को लेकर सामने आई है। तो ये तो सारा ईवीएम का चमत्कार है, और इसी वजह से ये अरोगेंसी जो है सरकार के पास आई जी। लेकिन अब किसान सड़क पर उतर कर अपना जी बोलिए। किसानों के पास एक संगठित शक्ति है, वो साधन संपन्न लोग है, इस वजह से वो अपना आंदोलन चलाने के लिए पिछले 4 महीनों से लगातार लड़ रहे। मजदूर किसानों की तुलना में साधनहीन है, शिक्षा के अभाव से भी वो वंचित है, शिक्षा के दृष्टि से भी वो कमजोर है, और दूसरी बात कि मजदूरों के पास अपना कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिनिधि होने वाला कोई संगठन नहीं। हालांकि हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि किसानों से ज्यादा मजदूरों के संगठन पहले से कार्यरत है।